प्यारे विद्यार्थियों, आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, सुना होगा, लेकिन क्या आप इसके खोज की कहानी के बारे में जानते हैं? इसकी खोज हुई कैसे? किस प्रकार से हमें पता चला कि हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है? जी हाँ, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनाने वाली हूं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसकी खोज कैसे हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता बहुत बढ़िया विकसित थी हजारों साल पहले। बाढ़ आई, आंधी तूफान आए, अलग अलग विद्वान अलग अलग कारण बताते हैं, जलवायु परिवर्तन हो गया, जो भी रहा, बहुत सारे रीजन हम पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। चलो, विनाश हो गया, उसके बाद समय बीतता चला गया, फिर दूसरे लोग आ गए, वहां पर वापस जीवन शुरू हुआ। कभी वो लोग खुदाई कर रहे हैं, खेती बाड़ी करेंगे तो खुदाई करेंगे। कभी कोई ऐसा भी तो हमारे मन में आता है कि कोई खजाना तो नहीं है जमीन के नीचे, तो कोई उस जमीन को खोद रहा है। कभी बहुत जोर से पानी आ गया तो जमीन में मिट्टी का कटाव हो रहा है और अंदर से अलग अलग चीजें हमारे हाथ में आ रही है। क्या बता रही हूँ, हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया उसके पश्चात की बात बता रही हूँ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, जब हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता उसका क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। पतन के बाद जो है हमारे पास में बहुत सारी चीजें हाथ में खुदाई से आ रही है। कभी क्या आ रही है, कभी हमें मोहर मिल रही है, कभी मनके मिल रहे हैं, कभी बाट मिल रहा है, कभी हमें कुएं मिल रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें मिल रही। अब पता लगाते हैं कि आखिर यहाँ क्या था, इस धरती के नीचे आखिर क्या रहस्य गड़ा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्थापित किया गया 1861 में। देखो, ये सब खोजें जो है ना, वो अंग्रेजों के समय में ही की गई, उनके द्वारा ही की गई। भारत में सबसे पहले पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में होती है और अलेक्जेंडर कर्निगन साहब इनके हेड बनते हैं, डायरेक्टर जनरल बनते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक, जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है, पूछा हुआ है, अच्छे से याद रखना है। भारत में सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई 1861 में और अलेक्जेंडर कर्निगन साहब उसके पहले सर्वेक्षक जनरल जो है, सबसे पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाए गए, इसीलिए उन्हें जनक कहा जाता है। चलो, अब वो खोज कर रहे हैं। अभी तक खोज कैसे की जाती थी, मैंने आपको बोला पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ोगे, बुक्स से पढ़ोगे, जो बुक में नहीं है वह तो आप नहीं जान सकते, है ना। तो इसी प्रकार से यह भी जो मिल रहा है भारत में, जैसे कभी अभिलेख मिल गए, है ना। क्या पसंद क्या करते थे, जो पका पकाया मिल जाए। जैसे कोई अभिलेख मिल गया तो उसको पढ़ा कि भाई अच्छा, अशोक जैसा कोई राजा हुआ, है ना। मान लो कोई हमें शिलालेख मिल गया, कोई स्तंभ लेख मिल गया, कोई शिलालेख मिला। अभिलेख खूब तरह के होते हैं, शिलालेख हो सकता है, वह स्तंभ लेख हो सकता है, वह गुहा लेख हो सकता है। उस प्रकार से हमें खूब चीजें, या हमें और जो चीजें अंदर से प्राप्त होती है, बस उसी को, जो सांस्कृतिक महत्व की होती है, उसी को सभी लोग ढूंढते थे। और इसके अलावा कोई किताब मिल जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई ग्रंथ मिल जाए, है ना। तो कर्निगन साहब ने भी वही ढूंढा, इंटरेस्ट उनका भी यही था। भाई किताबें ढूंढोगे ना, आपको एग्जाम देना है तो आप किताबें, अच्छे से अच्छी किताबें देखोगे। अच्छा, जावर सिरमाली जी की बुक है तो प्राचीन भारत का बहुत ही बढ़िया जो है इतिहास उसमें दिया हुआ होगा। विपिन चंद्रा की बुक ले लो तो आपको आधुनिक काल पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम अच्छे राइटर की बुक से ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो यह भी कुछ ऐतिहासिक सोर्स जो है उसी को ढूंढते थे, ऐतिहासिक टाइम पीरियड को ही पसंद करते थे। ऐतिहासिक टाइम पीरियड होता क्या है, देखो, ऐतिहासिक काल के प्रति ही उनकी रुचि होती थी। ऐतिहासिक काल यानी जहां तक हम जानते थे, हम कहां तक जानते थे, हम जानते थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बस। इससे पहले भी कुछ था, ये हमें पता नहीं था इस समय तक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और उसके बाद, इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व और उसके बाद के समय में ही उनकी रुचि थी शताब्दी ईसा पूर्व। यह ध्यान रखना है कि उनका इंटरेस्ट जो था वह इसी में था, क्योंकि अभी तक यही इंटरेस्ट था। सभी बच्चे बुक्स से पढ़ते हैं, आप भी बुक से ही पढ़ोगे। तो कर्निगन साहब भी ऐसी चीजें कलेक्ट करते हैं, ऐसी चीजें ही जानना चाहते हैं जो ऐतिहासिक महत्व की थी, जो लिखित हो, जो दिख जाए, जो एकदम आराम से मिल जाए। या चीनी यात्री भारत आए थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। देखो, यह अभिलेख है, ये क्या है, अशोक के शिलालेख है, जिससे हमें इतिहास पता चलता है। क्या है, अशोक के शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं, है ना। अलग अलग तरह के हैं अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख भी है, या हमारा राष्ट्र चिन्ह है, इस प्रकार के इन सभी पर लिखा हुआ हमें मिलता है, जिससे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा चीनी यात्री, सबसे बढ़िया हमारे इतिहास को जानने का सोर्स क्या है, चीनी यात्री भारत आए थे। कौन से चीनी यात्री, फाहियान आया, हैंसांग आया, है ना। फाहियान जो है आता है, हैंसांग भारत में आता है।
और यह भी भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताते हैं। और इससे भी इनकी जो वृत्तांत है इन्होंने लिखकर छोड़ा और हमने उसको उठाया, इससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। फोक्यों की, सीयू की इनकी पुस्तकें हैं जो भारत के इतिहास के बारे में बताते हैं और इन्हीं को पढ़ना पसंद करते थे उस समय तक। कर्णिगम को एक मोहर मिली थी हड़प्पा सभ्यता की, यस, सिंधु नदी घाटी सभ्यता की एक मोहर उन्हें प्राप्त भी हुई थी। एक अंग्रेज था, उसने ला करके दी थी। किसने ला कर दी थी? एक अंग्रेज था, उसने जो मोहर है, यह मोहर इस तरीके की मोहर ला करके किसको दे दी? कर्णिगम साहब को दे दी, कर्णिगम साहब। और कर्णिगम ने क्या कहा? कर्णिगम ने कहा यह कितनी पुरानी है भाई, गंगा घाटी में जो शहर पनपे, गंगा घाटी पे पनपे शहर, गंगा घाटी में पनपे शहर। देखो यहां अभी तक इतिहास को यहीं से स्टार्ट माना गया था। क्या माना गया था? कि भारत का इतिहास जो है वह यहीं तक है, इससे पुराना नहीं है। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या उसके आसपास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यही ऐतिहासिक काल था। अब तक जो भी विद्वान थे ना, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, वह इतिहास को यहीं से मानते थे कि गंगा की घाटी के आसपास शहर थे और वहीं पर जो है हमारा इतिहास शुरू हुआ। और कर्णिगम ने भी यही कहा, यह मोहर मिली, उन्होंने कहा ठीक है यह मोहर इतनी पुरानी होगी। भाई आप जितने समय तक को जानते हो उसी के बारे में तो आप गणना करोगे। जिस समय को आप मानते ही नहीं, जानते ही नहीं कि इससे पहले भी कुछ था, तो आप उसके बारे में रियलिटी नहीं पता लगा सकते। यह मोहर मिली, लेकिन कर्णिगम साहब इस बात से चूक गए। देखो उनके लिए यह लिखा हुआ नहीं था उनकी किस्मत में, ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता की खोज का जो मेडल है वह उनके लिए लिखा नहीं गया था। उन्हें सबसे पहले मिली है यह, लेकिन वो जान नहीं पाए कि ये इतनी पुरानी है। चलिए, तो अब इनकी चूक को कौन दूर करता है? शुरू करते हैं हम 1921 से। कहानी कहां से शुरू करते हैं? 1921। क्या हुआ? 20वीं शताब्दी प्रारंभिक दशक। क्या बता रही हूं? चलो 20वीं शताब्दी की तरफ चलते हैं। 20वीं शताब्दी की तरफ चलते हैं और 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक दशक शुरू हुआ। दशक यानी 10 साल, प्रारंभिक दशक। देखो ये खोजें है ना, वो एक दिन में नहीं होती कि चलो आज खोज कर लिया, यस हमें कोई नई चीज मिल गई, ऐसे नहीं होता, काफी टाइम लगता है। 20वीं शताब्दी का दशक यानी 10 साल की बात बता रही हूं। सबसे पहले दयाराम साहनी जी के द्वारा, कहां से? हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त की गई। ये दयाराम साहनी जी है और ये हड़प्पा से एक मोहर को प्राप्त करते हैं। और ठीक वैसी की वैसी मोहर, दूसरी मोहर किसके द्वारा? दूसरी मोहर राखलदास बनर्जी के द्वारा, यस, उसी के एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो से मिली। मोहनजोदड़ो से ठीक उसी प्रकार की एक मोहर मिली। और सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है, दोनों मोहरें एक ही संस्कृति के प्रतीक थी। दोनों मोहरें जो हमें प्राप्त हुई है मोहरें, वो दोनों एक जैसी, एक समान प्राप्त हुई। अब दो शहर, एक शहर हड़प्पा, एक शहर मोहनजोदड़ो, दोनों से एक जैसी मोहर मिलती है। अब पता चलता है कि दोनों है तो कोई एक ही संस्कृति है ना। एक ही जैसी चीजें अगर दो जगह से मिल रही है, यानी उनमें कुछ लिंक, इंटरलिंक जरूर है। और इसी के बारे में पता लगाया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस समय कौन थे? अगर हम देखें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड कौन थे इस समय? जॉन मार्शल साहब। बहुत ही बढ़िया। जॉन मार्शल साहब ने जब इन दोनों को देखा, किसको देखा? एक मोहर कौन लेकर आए? एक मोहर लेकर आए हमारे दयाराम साहनी जी, और एक मोहर लेकर आते हैं राखलदास बनर्जी। कहां से लेकर आते हैं? देखो दयाराम साहनी जी तो है हड़प्पा से लेकर आते हैं। हड़प्पा से किसने खोज करी? दयाराम साहनी जी के द्वारा। और राखालदास बनर्जी कहां से लेकर आए? राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो से। लेकिन ये दोनों एक जैसी थी, बिल्कुल एक समान थी। और इसी के परिणाम स्वरूप निष्कर्ष क्या निकाला गया? निष्कर्ष निकालते हैं जॉन मार्शल कि अरे यह तो एक ही संस्कृति है और यह हमारी संस्कृति है। और वह विश्व के समक्ष, पूरे विश्व के समक्ष एक घोषणा करते हैं। विश्व के समक्ष एक शानदार घोषणा, हमारे गौरव की घोषणा। यस, क्या घोषणा? एक नई सभ्यता, नई सभ्यता की खोज। यस, यह कहानी है हमारे नई सभ्यता की खोज की। और वह नई सभ्यता क्या थी? वह नई सभ्यता थी सिंधु नदी घाटी सभ्यता, या सिंधु नदी घाटी सभ्यता। इस समय पूरे विश्व के सामने हमने बता दिया कि यस, भारत की एक सभ्यता है जो बहुत ही प्राचीन है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता कभी हुआ करती थी, बहुत जबरदस्त मैनेज थी, प्लान्ड थी, एकदम नगर नियोजन था, एक जैसी ईंटें, एक जैसी मोहरें, एक जैसे मनके, बहुत शानदार डबल स्टोरी मकान, बहुत शानदार किचन, सारा वेल मैनेज था। और इतनी शानदार सभ्यता हमारी थी, यह हमें पता चल गया। ठीक है, यह तो एक बात हुई। अब इसका और इंटरेस्टिंग पहलू सुनोगे।
एस एन राव साहब के द्वारा। किसके द्वारा सुनोगे? एस एन राव साहब के द्वारा। एस एन राव साहब अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। क्या लिखते हैं? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। एक बुक है जो इनके द्वारा लिखी गई है, इंडियन आर्कियोलॉजी। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है आर्कियोलॉजी, इसमें एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई। क्या बताई? जॉन मार्शल के बारे में। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी, बहुत बढ़िया, लेकिन उन्होंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितनी मेसोपोटामिया की। क्या बता रही हूं? इनके द्वारा जो हमारे एस एन राव साहब है, एस एन राव साहब, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में बताई कि भारत की जिस सभ्यता की खोज हुई है, भारत की सभ्यता वह कितनी पुरानी है, वह किसके समकालीन है। भारत की सभ्यता जो है समकालीन, यानी उसी टाइम पीरियड की, सेम टाइम की। किसके समकालीन है? वह जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसके समकालीन है। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने 11th क्लास में पढ़ी है और उसमें आपने जाना है विश्व में सबसे पहले लेखन कला, गणित का विकास, खगोल का विकास, उन्नत सभ्यता, समृद्ध सभ्यता, बहुत सारी देन है मेसोपोटामिया की विश्व को। और हमारी सभ्यता उसी के टाइम पीरियड के सेम है। कैसे पता चला? अब तक जो हमारी सभ्यता की मोहरें थी, ये जो भारत की सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी, सभ्यता इसकी क्या थी? मोहरें जो अब तक पहचानी नहीं गई थी। इससे पहले तो हमें पता नहीं था ना, जो अब तक पहचानी नहीं गई थी, पहचानी नहीं गई थी, अब पहचान ली गई, पहचानी नहीं गई थी। अब वो कहां से मिल गई? अब वो मेसोपोटामिया में मिल गई। जो हमारी मोहर है वो वहां पे मिल रही है, हमारे मन के वहां पर मिल रहे हैं, हमारे बाट वहां पर मिल रहे हैं, हमारी बहुत सारी पूरा वस्तुएं वहां से मिल रही है, बहुत सारी पूरा वस्तुएं जो है वहां से प्राप्त हो रही है। यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन था और ये एक ही टाइम पीरियड की दोनों सभ्यताएं हैं। यह और भी गर्व की बात हुई कि हमारी सभ्यता मेसोपोटामिया की समकालीन थी। यह पता एस एन राव साहब ने अपनी बुक में जो है लिखकर बताया है कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया उससे 3000 वर्ष पीछे ले जाकर छोड़ा। हम कहां से इतिहास को मान रहे थे? गंगा घाटी के पास पनपे शहरों से, वैदिक पीरियड से, लेकिन अब हम उससे कितना पीछे चले गए? 3000 साल पीछे गए। तो ये एक बहुत बड़ी जो है खोज थी। अब बात करते हैं धर्म के बारे में। देखो, हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम पढ़ नहीं पाए तो बहुत सारी गुत्थियां आज भी उलझी हुई। देखो, मकान को देखकर तो आप बता दोगे मैडम डबल स्टोरी मकान थे, कुएं थे, मनके बनाते थे, शिल्प प्रचलित थे। जो चीजें मिलती है खुदाई से हम उससे काफी स्टोरी को लिख देते हैं। लेकिन धर्म क्या था? वो किसकी पूजा करते थे? हमें कोई किताब तो मिल नहीं रही, लिखा हुआ हम पढ़ नहीं पा रहे, तो हम कैसे बताएं कि उनके भगवान क्या थे, उनका धर्म क्या था, लोगों की सोच क्या थी? तो चलो उसका हम कैसे पता लगाते हैं। जो भी हमें ऐसी चीज लगे जो अपरिचित सी लगे, अपरिचित यानी अजीब सी, जो भी वस्तु हमें अपरिचित लगती है, अपरिचित लगे, जो हमें बिल्कुल अलग तरीके की लगती है, असमान लगे, एक नॉर्मल लेडी तो नहीं दिख रही ना, हमें बिल्कुल अजीब सी कुछ लग रही है, असमान लगे, एकदम जैसे नॉर्मल है वैसा ना लगे, तो हम उसको क्या कहेंगे? यस, यह गॉड है, यह भगवान है ना, या गॉडेसेस है, देवी है। इस प्रकार से हम इसकी खोज करते हैं। हमें एक मूर्ति मिली है लेडी की, जिसे हम कहेंगे मृण मूर्ति। मृण मूर्ति मतलब आग में पकाकर मिट्टी की मूर्ति तैयार होती। हमें एक जो है महिला की मृण मूर्ति मिली, इतने सारे आभूषण से लदी हुई है। देखो कितने गहने पहने हुए हैं। सिर पर देखो एक विस्तृत प्रसाधन यहाँ पर है, एक कुछ फैला हुआ कपड़ा की तरह, मुकुट की तरह विस्तृत प्रसाधन सिर पर फैला हुआ है ना। और यहाँ पर इसके बहुत सारे आभूषण ही आभूषण, खूब सारे गहने। तो ये नॉर्मल लेडी नहीं है, तो ऐसा मानते हैं गॉडेसेस है। यस, यह मातृ देवी है। और इस प्रकार से प्रूव होता है कि हड़प्पा वासी मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ से विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो जो है वहां से विशाल स्नानघर की प्राप्ति होती। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ। इसके अलावा हमें यज्ञ वेदियां भी मिलती है। यज्ञ वेदी मतलब जहां पर हवन वगैरह करते होंगे, तो यज्ञ वेदियां भी बताती है धर्म के बारे में। कालीबंगा और लोथल जो जगह है वहां से हमें यज्ञ वेदियां मिली। कैसे याद रखोगे? यज्ञ करते तो काला हो जाता है, तो कालो, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। कालीबंगा और लोथल से हमें क्या मिली है? कालीबंगा और लोथल से हमें यज्ञ वेदियां मिली है। हमें मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानघर मिला है।
आज भी हम देखते हैं धार्मिक स्नान जो है, कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार जाते हैं स्नान करने, तो ये विशाल स्नानघर जो हमें प्राप्त हुआ है, इससे पता चलता है कि यस ये लोग क्या करते होंगे, ये लोग जो है धर्म के रूप में यहाँ पर कोई आनुष्ठानिक पूजा वगैरह करते होंगे। तो इससे हम थोड़ा बहुत धर्म को जान पाते हैं। फिर देखो ऐसी मोहरें मिली जिस पर ये पत्तियां दिख रही है आपको, तो ये पत्तियां क्या बताती है, किसका संकेत है? यह संकेत देती है, यस ये लोग प्रकृति की पूजा जो है, प्रकृति पूजा का संकेत देती है। प्रकृति पूजा का संकेत हमें क्या मिली है? हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी ऐसी मोहरें मिली। कुछ मोहरों से हमें अनुष्ठान के दृश्य भी मिले, मोहर है और उस पर कुछ पूजा पाठ हो रहा है ना, इस प्रकार से सीन दिखाया गया है। ऐसा सीन दिखाया है जिसे हम कहते हैं अनुष्ठान, यानी ये यज्ञ हवन अनुष्ठान करते होंगे। हमें प्रकृति पूजा का पता चलता है जब मोहरों पर देखो ये पत्तियां वगैरह दिख रही है। फिर इसके अलावा ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? पशु भी दिखाई देते हैं, पशु भी दिखाई देते हैं जो पादप पूजा की और संकेत करते। क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में क्या जानते हो? देखो जब हम रियल में उसको देखते हैं ना तो अच्छे से किताबों से हम याद नहीं कर सकते रट रट के, लेकिन उत्कर्ष जो है आपको बिल्कुल इमेजेस के माध्यम से पढ़ाता है और इसी वजह से आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, आपकी मेमोरी में वो एकदम जेरोक्स हो जाता है। तो हम आपको जो है इस प्रकार से इमेजेस से पढ़ाते हैं जिससे आप एकदम बढ़िया तरीके से एग्जाम में आंसर लिख पाओ। देखो यह एक योग मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति, एक योग मुद्रा में बैठा है, योग मुद्रा में एक आकृति दिखाई दे रही है आपको बीच में, और इसके चारों तरफ क्या है? चारों ओर पशु है, चारों ओर जो है इसके चारों ओर पशु जो है वो लगे हुए हैं। हाथी, घोड़ा, देखो ये आपको हाथी है, गेंडा है, भैंसा है और व्याघ्र है। घोड़ा नहीं है, हाथी, गेंडा, भैंसा और व्याघ्र जो है हमें दिखाई देते हैं। ये चार पशु भी ध्यान रखना, यह भी एग्जाम में पूछ लेते हैं क्योंकि इमेज आपकी बुक में है। बुक में लाइन नहीं है कि कौन से पशु है, लेकिन बुक में इमेज है और इमेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो यह ध्यान रखना कौन कौन से जानवर है? हाथी है, गेंडा है, भैंसा है और व्याघ्र। कौन से जानवर हमें इसमें दिखाई दिए हैं? हाथी, गेंडा, भैंसा। हाथी दिखता है, गेंडा दिखता है, भैंसा दिखता है और व्याघ्र जो है चीता, व्याघ्र वह हमें दिखाई देता है, व्याघ्र जो है वह दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है यस पशुओं की भी पूजा करते थे। एक सिंग वाला भी पशु दिखाई देता है, एक सिंगी, एक श्रृंगी पशु। ऐसा लगता है यह तो भगवान ही होगा क्योंकि ये तो संश्लिष्ट मूर्ति है ना, संश्लिष्ट मूर्तियां हमें दिखाई देती है अजीब सी, इसलिए हम कहते हैं ये भगवान होगा। आद्य शिव, प्रोटो शिव, आज भी शिव क्या है? पशुपति है। आज भी शिव को योगी के रूप में जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता, यानी इससे पता चलता है योग कितना पुराना। हड़प्पा सभ्यता, हमारे देश में आज भी योग का इतना महत्व है। योग कितना पुराना था, इतना पुराना, जब से हमने जीवन स्टार्ट किया तब से मनुष्य योग को जानता था और आज भी योग का कितना बोलबाला चारों तरफ आप देखते हो। तो हमारे हड़प्पा सभ्यता से हमें, जो हड़प्पा सभ्यता है वहां से हमें एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक योगी की आकृति दिखाई गई है जो योग मुद्रा में बैठा हुआ है, पशुओं से गिरा हुआ है। आज भी शिव पशुपति है, आज भी शिव योगी है। चलो बात करते क्या लिंग की भी पूजा थी? यस, हमें यहां से एक शंकु के आकार के पत्थर मिले। शंकु के आकार के क्या प्राप्त हुए? शंकु के आकार के पत्थर प्राप्त हुए हैं, आकार के पत्थर। आज भी आप देखो मंदिरों में किसकी पूजा होती है? लिंग की पूजा होती है और यह यही दिखाता है यस लिंग जो है उसकी पूजा की जाती, लिंग पूजा जो है वह प्रचलित थी। इससे पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में क्या क्या बताया। मातृ देवी की पूजा अनुष्ठान करते थे। कालीबंगा और लोथल से यज्ञ वेदियां मिली। विशाल स्नानघर मिलता, यानी स्नान का भी धर्म में आज भी महत्व है, उस समय में भी महत्व था। पशु पूजा करते थे, पादक पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे और शिव की पूजा करते थे। इसी प्रकार से आप सारे टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हो, बोर्ड में एकदम शानदार रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हो, तो उत्कर्ष लेकर आया है आजादी के महान अवसर पर एक महा ऑफर। क्या है ऑफर? सभी सब्जेक्ट पर 90% तक की छूट जो है इस आजादी के महोत्सव पर दी जाए। लेकिन ध्यान रहे छूट सिर्फ और सिर्फ 13 से 17 अगस्त 2023 तक के लिए ही है। इसमें क्या छूट रहेगी? और एक और खास बात देखो, विशेष नोट क्या है? उत्कर्ष ऐप से आप कोर्स ले रहे हो तो 10% की और छूट उन विद्यार्थियों को दी जाएगी जिन्होंने उत्कर्ष से अभी वर्तमान में कोई कोर्स खरीदा हुआ है। इसके अलावा कोई और कोर्स अगर आपने खरीद लिया है और अब आप ये कोर्स खरीदना चाहते हैं तो 10% एडिशनल डिस्काउंट जो है वह आपको दिया जाएगा। इस अवसर पर क्या क्या जो है ऑफर रहेगा देखोगे इसको। 6 से अगर 8th के आप स्टूडेंट्स हैं
तो ऑफर प्राइस मात्र 1500 रुपए। अगर 9th 10th के स्टूडेंट है तो 2000 रुपए में आपको यह ऑफर दिया जा रहा है पूरा कोर्स। और 2400 रुपए में 11th और 12th का जो है कॉम्बो ऑफर आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपके पीसीबी पीसीएम अगर साइंस है तो, और हिंदी इंग्लिश रिकॉर्डेड रहेंगे। इसी प्रकार से कॉमर्स है तो आपके सब्जेक्ट और हिंदी इंग्लिश। अगर आपके आर्ट्स है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लाइव रहेंगे और हिंदी इंग्लिश जो है उसके साथ में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको फ्री मिलेंगे। यह कॉम्बो सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपए में आपको अभी स्कीम के अंदर दिया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगर आप अलग अलग बुक परचेज करना चाहते हो। मान लो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, आपका जो सब्जेक्ट है वह हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर नहीं है, या हिंदी लिटरेचर है, अलग अलग सभी के सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स में। कोई बच्चा अगर एक एक बुक पर्सनली खरीदना चाहता है, अलग से खरीदना चाहता है, तो लाइव के अंदर पर सब्जेक्ट, सिर्फ 11th 12th की बात कर रही हूं जिसमें आपके सब्जेक्ट होते हैं सभी के अलग अलग, तो पर सब्जेक्ट अलग अलग अगर आप लाइव खरीदोगे तो ओनली 900 रुपीज, और अगर आप रिकॉर्डेड खरीदोगे तो सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए। यस, 400 रुपए में पूरा कोर्स। मुझे नहीं लगता इससे कम रीजनेबल प्राइस कहीं होगी। 11th 12th का एग्रीकल्चर का कोर्स खरीदोगे तो 2000 रुपए मात्र फी आपको जो है पे करनी है। और इस प्रकार से उत्कर्ष के माध्यम से, उत्कृष्ट फैकल्टीज के द्वारा आप अपने सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया मजबूत कर सकते हो। आपको पीडीएफ दी जाएगी क्लास की, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको क्विज मिलेगी, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको रिवीजन क्लासेस दी जाएगी, मॉडल पेपर दिए जाएंगे, बहुत सारी हम चीजें और आपको इसमें देने वाले हैं। तो आज ही अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने की प्रयास में लग जाइए, सही समय पर सही फैसला लीजिए, कोर्स के माध्यम से अपने रिजल्ट को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।